अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक दफ़ा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रवायती अंदाज में यू टर्न ले लिया है और ईरान पर आज जो हमले का प्लान किया हुआ था उसे एक दफ़ा फिर से मौखर कर दिया है और रीज़न ये दी है कि इस दफ़ा खलीजी ममालिक के रिक्वेस्ट पर ऐसा किया गया है। मगर हकीकत क्या है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार जंग की, हमलों की धमकियां देते हैं और फिर कभी पाकिस्तान का सहारा लेते हैं, कभी खलीजी ममालिक का हवाला देते हुए उसे डिले कर देते हैं और बैक ऑफ कर जाते हैं। तो क्या, और फिर इंपॉर्टेंटली, क्या ये डिले जिसकी वो बात कर रहे हैं सिर्फ वाकई 2-3 दिन के लिए, या इस तरह की तमाम तर धमकियां ब्लफ से ज्यादा कुछ नहीं है? इस पर बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। दूसरे सेगमेंट में सियासी हालात पर नजर डालेंगे। बहुत टाइम से ईरान इशू इतना बर्निंग इशू बना हुआ था कि पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बुखारी साहब का तज्जिया हम नहीं ले पा रहे थे, तो आज उनके सामने सबसे अहम सवाल रखेंगे कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर तो सीज फायर करवाने में कामयाब हो गया है, मगर पाकिस्तान के अंदर सियासी हरीफों के दरमियान सीज फायर होगा या नहीं, अमन होगा या नहीं, इस पर बात होगी। एंड लास्टली सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। आज सब कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सायरा? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। वो अगर मैं आज आपको क्रेडिट ना दूं तो ज्यादती होगी, क्योंकि कल के ही प्रोग्राम में आपने बहुत वाज़े तौर पर ये मुझे कह दिया था, ऑल्दो आई डिसएग्रीड, कि मुझे लग रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कोई हमला करेंगे, बट आपने बहुत क्लियरली कह दिया था कि जितनी मार उनको पड़ गई है ना, दोबारा हमला नहीं करेंगे, ये धमकियां सिर्फ ब्लफ हैं। जी बुखारी साहब, एक और यू टर्न। अब मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे तो हैरत आई। एक बात तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरे नाम जाएगा ट्रंप का। ए लीडर ऑफ ए कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो सुबह दोपहर शाम 3 वक्त मुख्तलिफ झूठ बोलने की एक ही इशू के ऊपर कैपेसिटी रखता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। देखिए, मैंने कल कन्विक्शन के साथ ये बात की थी कि जो अखबारात में प्रोजेक्शन है, अमेरिका के अखबारात में जो कुछ कहा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इज़ इन ए पोजीशन कि वो फिर एक मैसिव अटैक जो है वो लॉन्च करेगा। हरचंद के वो जो नाजायज़ औलाद है इनकी, नेतन्याहू, वो कोशिश करेंगे हर लम्हे कि कोई ना कोई पंगा नया शुरू हो जाए। और मेरे ख्याल से यही हमें ईरान को भी एडवाइस करनी चाहिए कि वो इस बात से मोहतात रहे कि कोई ट्रिक जो है वो नेतन्याहू का कामयाब ना हो। अब ये जो गुफ्तगू आपने सुनी, अब झूठ बोलने का मैंने तज़किरा तो फरमा दिया है, लेकिन ये कि अब ज़रा उसको क्वालिफाई भी करते हैं थोड़ा सा। हमें उन्होंने ये तासुर दिया था कि हम ईरान के ख़िलाफ़ इसलिए एक्शन कर रहे हैं कि खलीजी ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना है और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना है। जी। अब वो ये फरमा रहे हैं कि इन्हीं खलीजी ममालिक ने मुझसे कहा है कि हमला ना करें। अब आप देखिए कि मुखासमत का जो लेवल इस वक्त ईरान और यूएई के दरमियान चल रहा है, कैन यू इमेजिन कि यूएई कहेगा ट्रंप से कि हमला ना करें ईरान के ऊपर? तो ये करीन अज़ क़यास बात नहीं है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मेरा ये ज़ाती ख्याल ये है कि जो खलीजी रियासतें हैं उन्होंने भी अपने सबक सीख लिए हैं, क्योंकि इस पूरे अरसे में जो 2 जंगें हुई हैं, 12 रोज़ा और ये 38 रोज़ा जंग जो है, इसमें अमेरिका सिर्फ इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया है और उसने किसी की तरफ पलट के नहीं देखा है। इसके बावजूद कि उनकी सरजमीन के ऊपर जो उसके अड्डे कायम थे, उनको इस्तेमाल किया गया ईरान के ख़िलाफ़, और ईरान ने रिएक्शन के तौर पर जब उन पर हमले किए, जब उनको टारगेट किया, तो मसूफ़ ने अपने फ़ौजी वहाँ से निकाल लिए और ये किसी एक से नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे साथ क्या बन रही है। ठीक है, इसलिए मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो जवाज़ उन्होंने बनाया है कि मुझे खलीजी रियासतों ने, हमारे इत्तेहादियों ने कहा कि हमला ना करना, तो मैंने सोचा कि नहीं करते। चलें, आप कहते हैं तो नहीं करते हैं। ये है लेवल ऑफ प्लानिंग एंड ये है लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए 2 बातें अब तय हो गई हैं। ईरान विल नॉट टेक डिक्टेशन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ट्रंप डोमेस्टिकली इज़ वेरी वीक मैन। वो जो माइटीएस्ट ट्रंप था, वो अब एक वोट के सहारे पे खड़ा है। कौम साथ नहीं है, अदारे डिवाइडेड है, फौज डिवाइडेड है, नेवी डिवाइडेड है। इसके बारे में भी कोई इबाम नहीं है, अखबारात में छप चुका है, दुनिया में सामने आ चुका। 34 जर्नैल जो हैं सीनियर लेवल के घर भेज दिए गए भाई जंग के दौरान, और इससे बड़ी स्प्लिट क्या हो सकती है? एक बात। दूसरी बात यह है कि ईरान अब हजरत फरमा रहे हैं दूसरा झूठ, अगर ईरान एटमी हथियार ना बनाए तो फिर मुआहिदा हो सकता है। भाई मुझे ये तो बताओ, कब कहा था ईरान ने कि हम एटमी हथियार बनाएंगे? खुद ही से एक जवाब खड़ा है, उसी के बलबूते के ऊपर 2 जंगें लड़ ली हैं और उसी के ऊपर अब भी कायम है।
कभी कोई एक आदमी मुझे बयान दिखा दे किसी ईरानी लीडरशिप का फॉर द लास्ट 50 ईयर्स कि उन्होंने कहा हो कि हम एटम बम बनाएंगे। बल्कि जब जब ये इल्ज़ाम लगे उन्होंने टूथ एंड नेल डिनाई किया। और 45 आप देखिए 2014 में 900 केजी अफसूदा यूरेनियम हवाले की थी ईरान ने। अगर बम बनाना होता तो काफ़ी नहीं, 90% विच इज़ जस्ट नॉट क्लोज टू एग्जैक्टली वर्थ मेकिंग ए बॉम्ब, उन्होंने तब नहीं बनाया। अब 60% पे उनकी अफसूदगी पहुंची हुई है तो उन्होंने कहा अच्छा हम इसको नीचे लाने के लिए तैयार हैं। उनकी किसी बात का एतबार ना करें और ट्रंप के हर झूठ को आप मान के बैठ जाएं, दुनिया ऐसे तो चलेगी नहीं। और ऐसे दुनिया नहीं चल रही है, एक्सपोज हो रहा है जी। दूसरी बात यह है कि वो ये फरमाते हैं कि हम ईरान को रियायत देने के लिए तैयार हैं क्योंकि ईरान जानता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये ना अफसानवी, ये वो जो एक रात हज़ार अफसाने जैसी जो हज़ार दास्तान के किस्से हैं ना, उस तरह की बातें लगती हैं जी। कभी आप कुछ कह रहे हैं, कभी आप कुछ कह रहे हैं, आप कंसिस्टेंट है ही नहीं अपने स्टेटमेंट में, अपने ऐलानात में आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो हाउ कैन एनीबॉडी टेक यू सीरियसली। बिल्कुल बुखारी साहब, एक दफा फिर ऐसे लग रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डेडलाइन दे दी है। फिर से उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन के लिए सिर्फ ये प्लान डिले किया गया है कि मीनवाइल ईरान को हमारी मर्जी की डील जो है वो हमारे तक पहुंचा दे। आपको क्या लगता है कि अगेन दिस इज अ ब्लफ और फिर इसे बैक ऑफ करना पड़ेगा? दिस इज एब्सोल्यूट ब्लफ, क्योंकि इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि बहुत अहम मुआहदा होने वाला है, जल्दी होने वाला है और जो हम चाहते हैं वो हम हासिल कर लेंगे। यानी ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, ईरान इसराइल पर हमला नहीं करेगा। ये इस तरह की जो चंद उनकी ख्वाहिशात हैं। कहने का मतलब ये है कि या आप कैटेगोरिक हो जाए ना, या तो आप ये कहें कि ईरान हमारी बात नहीं मान रहा, हम उसको सबक पढ़ाने के लिए हमला करने वाले हैं, तैयार हो जाओ ईरानियों। ये भी नहीं कह रहे आप ये भी नहीं कह रहे कि नहीं जनाब हम हमला बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता हमला करने का, हम तो जी मुज़ाकराती अमल के। आप ना बटे हुए हैं बीच में दोनों चीज़ों के ना, लहरा रहे हैं कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी। तो दो कश्तियों में चलने वाले पाँव रखने वाले सवारों का क्या हाल होता है, अंदाज़ा तो होगा ना आपको। जी बिल्कुल बुखारी साहब, अभी रिसेंट जो प्रपोजल सामने आ रही हैं, जिस तरह की बातें दोनों साइड से हो रही हैं, अब यूँ लग रहा है कि बात सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर हो रही है या होगी, सिर्फ अफजूदा यूरेनियम के ऊपर बात होगी। तो ईरान तो ऑलरेडी एग्रीड है न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाने के लिए। मीनवाइल डोनाल्ड ट्रंप की रेड लाइन भी यही है, तो फिर मुआहिदा हो क्यों नहीं रहा, फिर बात फंसी कहाँ है? देखिए जो बात फंसी हुई है, ये तो मुझे कहते हुए मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए हैं, जंग से पहले से कह रहा हूँ मैं। और वो क्या है, वो ये कि अमेरिका को एक प्रेस्टीज चाहिए, एक सेफ एग्जिट चाहिए। बात कर रहा हूँ मैं मुसलसल से कि नहीं, उसको फेस सेविंग चाहिए। वो जलील हो चुका है पूरी अपनी तारीख में, तमाम जंगें लड़ के, किसी जंग में आज तक कामयाब नहीं हुआ वो। आप जापान की जंग ले लें, आप कोरिया की जंग ले लें, आप वियतनाम की जंग ले लें, आप इराक की जंग ले लें, आप अफगानिस्तान की जंग ले लें, वो भाई कितने सबूत दूँ मैं आपको, हर जगह से जलील होकर निकले हैं अमेरिकन। उसकी ख्वाहिश हो सकती है उसके अंदर कि मैं इस दफ़ा जलील होकर ना निकलूं, लेकिन उसका हर दूसरा फैसला, हर दूसरा ऐलान उसको मज़ीद जलील होने के लिए यानी मौके फराहम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर ये सूरत हाल ना हो ना जो मैं कह रहा हूँ, तो ईरान इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ना ले। जी 3 दफ़ा आ चुकी हैं ना अमेरिकन प्रपोजल्स, तीनों दफ़ा उसके काउंटर के जवाब में उन्होंने उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रपोजल्स दिए या नहीं दिए। अब ये धमकियाँ दे रहे हैं ना, उसके जवाब तो मैं ज़रा पेश करूँ अगर आप इजाज़त दें मुझे। तो ईरानी फ़ौज ने कहा है कि दोबारा अमरीकी हमला हुआ तो हम ट्रिगर दबाने के लिए तैयार हैं और जवाबी कार्रवाई वसी पैमाने पर होगी। 3 तरह का जवाब दिया जाएगा, फौरी, फैसला कुन और ताकतवर। लुक एट द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड लुक एट द कन्विक्शन विद विच दे आर बीइंग सेड। आगे, अमेरिका और इसके इत्तेहादी किसी भी नई स्ट्रेटजिक गलती या गलत अंदाजे के मुर्तकब ना हो, वरना तारीखी सबक सिखाया जाएगा। ये कह रही है ईरानी फ़ौज। आगे चलिए, पार्लिमानी जो सिक्योरिटी कमीशन है उसके तर्जमान का दावा है कि किसी भी जारियत के जवाब में ट्रंप को मजीद शर्मिंदा होना पड़ेगा। हाँ जी, गौर से सुनते जाइए। अमेरिका को सफारतकारी और हमारी शरायत के सामने हथियार डालना होंगे या फिर हमारे मिसाइलों की ताकत का सामना करना होगा।
बुखारी साहब, ये वही इब्राहिम रज़ाई साहब हैं जिन्होंने शायद ये प्रॉबेबली इन्होंने ही कहा था कि अगर दोबारा हमला किया गया तो ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेगा, या एटलीस्ट इसके ऊपर सीरियसली पार्लियामेंट के अंदर गौर वक़ौज शुरू हो चुका है। तो क्या इस खतरे का इदराक भी अमेरिका में मौजूद है? आपको याद है वो तू मैनू छेड़ेगा? हाँ जी। जितना बार बार वो कह रहे हैं ईरान एटमी बम बनाएगा, इसने बनाना है, इसने बनाना है, वो अल्टीमेटली कहीं ये ना हो कि अच्छा वो कहेंगे जनाब ये पड़ी है आपकी एनपीटी, ठीक है, हम धमाका करने जा रहे हैं जी, रोक सकते हैं तो रोक लें। आप मुझे बताएं, अमेरिका वाहद सुपर पावर था ना जिसके पास एटम बम था। बरतानिया को रोक लिया, फ्रांस को रोक लिया, चाइना को रोक लिया, रशिया को रोक लिया, पाकिस्तान को रोक लिया, इंडिया को रोक लिया, इसराइल को रोका। तो ये व्हाई शुड ईरान बी एन एक्सेप्शन? और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊं, चीज़ें इतनी फास्ट हो रही हैं। अभी वो रूसी वज़ीर ख़ारजा का जो बयान है उसके ऊपर भी आएंगे। उसने तो कहा है कि एज एन एनपीटी सिग्नेटरी दिस इज़ द राइट ऑफ द ईरानियन नेशन टू डेवलप न्यूक्लियर प्रोग्राम, और यूरेनियम अफरूदा करना उसका राइट है। आपने देखा कितना कैटेगोरिक ज़बान में बात की है। ये ईरान का दूसरा अहम स्टेटमेंट है मेरे नज़दीक। इससे पहले उन्होंने अमेरिका से कहा था कि याद रहे ईरान इज़ नॉट अलोन। ये भी वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर जो है ना वो जोकर नहीं है। वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर जो है ना व्हाट ही सेज ही मीन्स इट। इसी तरीके से ये दौरा हुआ है ना ट्रंप का, चाइना ने भी ईरान की किसी पोजीशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अगर आपने हुर्मुज़ खोलना है तो ईरान तो कह रहा है खुली हुई है, तो किसने हटना है वहाँ से जिन्होंने उसका घिराव किया हुआ है? कौन है वो? अमेरिकन। जो नाकाबंदी की हुई है अमेरिकन ने की हुई है ना। और फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि ये इलीगल थी, और इस जंग को दोबारा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इलीगल है। ये है स्टेटेड पोजीशन या नहीं? तो ट्रंप तो हर गुजरते दिन के साथ कोने में घुस रहे हैं। लेकिन वो बढ़ के मारना जो है ना, वो एक पुरानी मिसाल है, मेरे ख्याल से यहाँ सुना देनी चाहिए। वो ये कि वो जो होते हैं ना कुछ लोग, वो जो होते हैं कमज़ोर, वो कहते हैं इबके मार साले, उसके एक और पड़ता है, कहता अब के मार। वो ना को 10-12 थप्पड़ खा लेता है ये क्या क्या कि इबके मार। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रंप साहब धमकियाँ दे रहे हैं, इनकी धमकियों का असर ज़ायल होता जा रहा है। जितनी वो धमकी देते हैं उससे 4 गुना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आता है ईरानियन साइड से। जी ये फैक्ट्स है, हमारे सामने खुले पड़े हैं सारे। मसूद पजकियान कहते हैं कि अमेरिका से मुज़ाकरात का मतलब किसी सूरत हथियार डालना नहीं है। हम ईरान के मुफादात और इज़्ज़त व वक़ार की हर कीमत पर हिफाजत करेंगे। उससे भी पहले सुप्रीम लीडर के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं मोहसिन रज़ाई, उन्होंने कहा है कि उन्होंने सदर ट्रंप पर तंज करते हुए कहा है कि जिन्होंने हमले की डेडलाइन दी थी फिर खुद ही उसे ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान हथियार डाल देगा और मुआहदे में दस्तखत। तो यार ये क्या हो रहा है? ये गुड्डी गुड्डी का क्या खेल खेला जा रहा है? आपने पूरी कुव्वत के साथ ईरान के ऊपर मिल के इसराइल के साथ हमला करके देख लिया, आप उसको फतेह नहीं कर चुके हैं। ये वो हकीकत है जिसको मानने के लिए ये सारे पंगे कर रहे हैं ट्रंप साहब, और कुछ नहीं है इसके पीछे। जी बुखारी साहब आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, एक और मामला कि ईरान के मिसाइलों के हवाले से, ईरान की मिलिट्री सिचुएशन के हवाले से रिपीटेडली रिपोर्ट्स आ रही हैं और आप भी वेस्ट की तरफ से रही हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि वन ऑफ दी जो इश्यूज थे जिनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान से मसला था और जो जवाब बनाया गया जंग का, उसमें एक मिसाइल का इशू भी था कि ईरान के मिसाइल्स की रेंज ये नहीं होनी चाहिए, ईरान के मिसाइलों से खतरा है बाकी खित्ते के ममालिक को। अब फिर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान के मिसाइल स्टॉक पाइल जंग से पहले वाली सूरत हाल में पहुंच चुका है। देखिए ये अगर तो ईरानियन दावा करें या कोई मीडिया कहीं और किसी मुल्क का वो दावा करे तो आपको उस पर यकीन करते हुए दिक्कत होती है। ये सब कुछ नक्शा नवीसी जो है ये अमेरिकन प्रेस कर रही है। ये जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रही हैं ये न्यूयॉर्क टाइम्स की है, उससे पहले रॉयटर्स कह चुका है। ये 2 चीज़ें इन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में साबित कर दी हैं। एक तो ये कि अमेरिका जितने दावे कर रहा है कि उसने ईरान को तबाह कर दिया है, ये बिल्कुल बकवास है, झूठ है। मिसाइल उसकी सबसे बड़ी कुव्वत है ना, उसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि 70% इंटैक्ट है। न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि 33 में से 30 मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स जो हैं वो उन्होंने रिस्टोर करके बहाल करके ऑपरेशनल कर दी हैं।
ये इसी तरीके से राइटर ने कहा था कि जो नुकसान अमेरिका का हुआ है अभी किसी को उसका अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है उन्हें उन 11 अड्डों पर जो खलीजी ममालिक में थे, और एयरफोर्स के जो तैयारे गिरे, जो नेवी का नुकसान हुआ, जो एयरक्राफ्ट कैरियर ज़ख्मी होकर जाके अपनी मुरम्मतें कराते फिरे। ये तो बड़ा मैसिव है। सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं हुआ, ये गलत है। ये अमेरिका के टोटल एस्टिमेट के बारे में 25 अरब तो वो डॉलर तो वो कहते हैं ना कि वैसे खर्च हो गए हैं, नुकसान के अंदाजे अभी नहीं है। ये भी उनके अखबार कह रहे हैं, इसीलिए तो वो कहता है फेक न्यूज़ फेक न्यूज़ फेक न्यूज़। चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम है, चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट है, चाहे वो कोई एजेंसी है वहाँ की, CNN, जिसको दुनिया में सबसे बड़ा क्रेडिबल टेलीविजन चैनल साबित करने की कोशिश भी अमेरिका ने की थी। उसको कहता है फेक न्यूज़, बिकॉज वो आईना दिखा रहे हैं जी। और आईना देखने के लिए हजरत जो है वो तैयार नहीं है। बिल्कुल बुखारी साहब, ईरान के मिसाइलों से पहले भी इसराइल को मसला रहा है, अब फिर इस तरह की रिपोर्ट्स के बाद क्या नेतन्याहू एक दफा फिर ये मिसाइलों वाली बात लेकर, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मंजर आम से गायब है ये पॉइंट। अभी मिसाइलों का मसला इसराइल से ज्यादा अमेरिका का है, इसलिए कि अमेरिका को पता है कि बारी हमारी भी आनी है। जिस तरीके से जिस लेवल के ऊपर ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल डेवलप किए हैं, सारी दुनिया उस पर हैरान है। क्या ये इल्ज़ाम नहीं लगा था इस जंग के दौरान कि उन्होंने डिगो गार्सिया के अड्डे के ऊपर हमला किया, विच इज़ 4000 माइल्स अवे फ्रॉम ईरान। ये खबर भी उड़ाई गई थी कि उसके पास एक ऐसा मिसाइल भी बन गया जो 12,000 किलोमीटर जाएगा। हमारे ऊपर भी यही इल्ज़ाम था। यहाँ तक भी कहा गया था कि अमेरिका के अंदर जो है वो, ये खुद ट्रंप ने कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। ट्रंप ने 2 बातें की थी, दोनों जाली। एक उसने कहा था कि उनके पास मिसाइल सिस्टम है और वो हम तक पहुंचने वाले हैं। दूसरा उसने कहा था कि वो 1 हफ्ता पीछे हैं बम बनाने से। दोनों की दोनों बातें हवा में ज़मीं बोस हो गई हैं। जो मेरे लिए एक और हैरान कुन बात है, इससे पहले कि हम रूसी वज़ीर ख़ारजा का तो हम जिक्र कर चुके हैं, वो है अब्बास अराक्ची का एक बयान। मुझे समझ में नहीं आती कि लोग तारीख से सीखते क्यों नहीं हैं। इस पूरी जंग में और इससे पहले 12 रोज़ा जंग में ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई थी कि हिंदुस्तान के जो लोग थे, भारतीय लोग जो वहाँ ईरान में बसते थे, उन्होंने मुसाद के साथ मिलकर जासूसी की, उन्होंने मुसाद के साथ मिलकर वहाँ ड्रोन की फैक्ट्रियाँ लगाईं। ये सारी बातें रिकॉर्डेड हैं और अब वो फिर फरमा रहे हैं कि, और मेरे लिए बहुत हैरान कुल बयान है कि चाबहार पोर्ट जो है वो भारत के लिए गोल्डन गेट है, जहाँ से इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया और यूरोप का रास्ता खुलता है। लगता है ईरानी क़यादत ने भारतीयों की जासूसियों के वाक़यात भुला दिए हैं। मुझे ये बताएं कि जो कुछ हमने सुना और इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ इतने पकड़े गए, हमें तो ये यहाँ तक भी बताया गया था कि इतने भारतीयों को सज़ा मिल गई या फांसी दे दी है। इसके बावजूद भी अगर अब्बास अराक्ची साहब का दिल उनके लिए धड़कता है तो मुझे हैरत है। क्या उनको ये याद नहीं है कि जंग से 2 दिन पहले कौन गया था इसराइल के दौरे पर? क्या उनको याद नहीं है कि फादरलैंड मदरलैंड के नारे किसने लगाए थे? मुझे तो बहुत हैरत है। एंड आई विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडेम द स्टेटमेंट ऑफ द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर। आगे चले जी बुखारी साहब। मीनवाइल जो यूएसए के मिसाइल्स हैं और उस हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि यूएसए अपने स्टॉक पाइल कर रहा है और इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इतनी ज़्यादा वो हड़बड़ाहट का शिकार हैं कि जो कम लागत वाले मिसाइल्स हैं, ऑल्दो वो कैसे भी हैं क्वालिटी में, उनको रिस्टोर किया जा रहा है। तो क्या आप ना इसमें घुंडी वाली बात भूल गई है कहना, वो ये कि दे आर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक फॉर मिसाइल। ये रिपोर्ट हो चुका है ना, ये न्यूयॉर्क टाइम ने, सब अखबारों ने ये रिपोर्ट किया है कि इतने मिसाइल चलाए हैं उन्होंने, इतने उन्होंने इसराइल को दिए हैं कि उनका अपना जो स्टॉक है, जो वो उन्होंने ताइवान के लिए, जो दूसरी जंगें लड़ने के लिए रखा हुआ था, वो एग्जॉस्ट हो गया है। इसलिए वो मार्केट से जैसा जैसा भी मिसाइल मिल रहा है वो ख़रीदने के लिए तैयार हैं। तो इससे जो एक बात मैं एज्यूम करता हूँ वो ये कि जो अमेरिका की रिएक्ट करने की कुव्वत और ताकत थी वो भी लार्जली कंप्रोमाइज्ड है। ठीक है बुखारी साहब, ईरान की खबर एजेंसी से ये खबर आ रही है कि यूएसए ईरान के ऑयल पर जो सैंक्शंस है उसमें नरमी करने के लिए तैयार है, जबकि मीनवाइल जो 5 नकाती प्रपोजल कल हमारे सामने आया था उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी। आपको क्या लगता है कि अमेरिका इस पर कुछ रियायत दिखाएगा? देखिए, इसमें जो जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रही हैं ये है तो रिलायबल सोर्स से, लेकिन इसकी तस्दीक ना अमेरिका ने की है और ना ही ईरानियों ने की है। इसलिए इसको भी मेरे ख्याल से एक बेपर की हाँकने से
तशबीह देनी चाहिए, क्योंकि बेसिक मामलाजात हल नहीं होते हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान को ये इजाज़त देना, चल भाई तो अपना ऑयल बेच ले, और चाइना ईरान को क्या चाहिए, तो ऐसा मेरे ख्याल से इतनी आसानी से नहीं होगा। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एग्रीमेंट अगर ऐसा हो जाए तो फिर मुमकिन है, लेकिन अदरवाइज मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। बिकॉज अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से ईरान ने एक नई अथॉरिटी बनाई है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी बन गया है, तो इसका ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम देख रहे हैं कि राइट नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट बना हुआ है इस जंग के लिए। देखिए, ये बिल्कुल वही बात है, आपको अपने चिप्स ऊपर रखने होते हैं अगर आपने किसी से बैठ के बार्गेन करना है, क्योंकि चाइना वाज़े अल्फाज में कह चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। ये उसी तरह से खुला होना चाहिए जिस तरह जंग से पहले खुला था। इसलिए ये ईरान ये कह रहा है कि चूँकि ये हमारी टेरिटरी है, क्योंकि ये वाटर्स हमारे हैं, इसलिए हम इसके ऊपर कंट्रोल के लिए ओमान के साथ मिलकर कोई ना कोई निज़ाम ज़रूर लाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि अपने बार्गेनिंग चिप हाई करने के लिए एक पोजीशन है। पार्लियामेंट में वैसे एक्ट मंजूरी के लिए पेश हो गया हुआ है, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक से वापस आकर जरा सियासी हालात पर बात करेंगे। क्या बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी की फैमिली को कुछ रिलीफ देने की बातें जो है वो हो रही हैं, तो ये क्या मामला है, इस पर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, अब क्या लग रहा है कि सियासी मंजरनामे पर पाकिस्तान के अंदर कुछ बर्फ़ पिघलती देख रहे हैं, क्योंकि बाखबर ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी की बेटी को उनसे मुलाकात की इजाज़त दिए जाने का इम्कान है, बशर्त ये कि किसी भी किस्म की मुलाकात की डिटेल्स या कोई सियासी गुफ्तगू बाहर आकर नहीं की जाएगी। देखिए, ये सूरत हाल तो बहुत देर से हुकूमत की तरफ से पेश की जा रही है। अगर आपको याद हो, सबसे पहले इमरान खान की फैमिली के, यानी ख़ास तौर से बहनों के हवाले से ये कोशिशें बहुत हुई थी, लेकिन चूँकि अडयाला जेल के बाहर एक मेला लगता था और वो मेला भी बड़ा अजीबोगरीब लगता था, कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती थी वहाँ, क्योंकि बाहर आके बयानबाजी की जाती है। ये जेल मैनुअल में नहीं है कि आप अंदर से मिल के आएँ और बाहर पर बलवा करवा दें आप। तो मुतअद्दिद बार उनको कहा गया, मुतअद्दिद बार ये अदालतों में गए, अदालतों की तरफ से भी अहकामात यही मिले कि जो मैं जेल मैनुअल इजाज़त देता है वो आप करवाएं मुलाकातें, लेकिन कोई सबक नहीं सीखा। आप ये देखिए कि चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK सुहेल अफरीदी साहब कोई 1 दर्जन मरतबा आके जेल जाने की कोशिश कर चुके हैं, नहीं जाने दिया उन्होंने, इसलिए कि उन्होंने वही कुछ करना था जिसकी वजह से इन मुलाकातों पर पाबंदी लगी है। कोई अदालत ये लाइसेंस नहीं दे सकती कि आप फैमिली के तौर पर मिलने जाएं और बाहर आके आप पॉलिटिक्स करें, ये उनको बता दिया गया अदालतों की तरफ से बार बार। अब आगे आपकी बर्फ पिघलने की बात, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो इस हवाले से जो मैंने बयान देखा है गौहर साहब का, बैरिस्टर गौहर का, वो भी पॉजिटिव है। ये तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि फैमिलीज़ के लोग मिलें, सियासत ना करें, बाहर आएँ और जाके किसी लेवल के ऊपर, किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बात कर लें जो भी करनी है आपने, लेकिन आप अडयाला के बाहर मेला नहीं लगाएंगे। लेकिन जो 2 काबिल एतराज़ बातें मेरे नज़दीक हैं कि जितनी कुव्वत सर्फ की गई है एहतजाज करवाने पर, जुलूस जलसे कराने पर, इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करने पर, अडयाला के बाहर मेला लगाने पर, अगर इससे आधी कोशिश की जाती KPK सूबे को मॉडल बनाने के ऊपर, तो आज वाह हो रही होती PTI की। ये बात शायद लीडरशिप को बहुत देर में समझ आएगी, लेकिन ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये बात अब समझी और नज़र आ रही है कि लोग अब पार्टी के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। दूसरी साइड के बारे में भी बुखारी साहब शायद यही कहा जाना चाहिए कि जितनी कुव्वत सर्व की जा रही है ओपोजिशन को कर्व करने के लिए, अगर उतनी ही ज़्यादा गवर्नेंस पे की जाए तो पाकिस्तान के सूरत कुछ हद तक बेहतर तो आप कहना ये चाह रही हैं कि आप अपनी गवर्नेंस करते रहें, उनको इस्लामाबाद पे कब्जा करने दें। आपसे तो मैं यही अखज़ कर रहा हूँ कि आप ये फरमा रही हैं कि इनको ना रोकें, वो जो करना चाहते हैं उनको करने दें, आप गवर्नेंस करें। ये कैसे हो सकता है मुझे बताइए कि एक पार्टी जो वो आए इस्लामाबाद पे कब्जा कर रहे हैं, मरकज़ पे, दारुल खिलाफे पे, उसको कहा जाए आज ये फूलों के हार लेके खड़े हों सारे और उन्हें कहें आए आप कब्जा कर लें। ये नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, दुनिया के किसी छोटी से छोटी मुल्क में भी नहीं होता। बुखारी साहब, आपको लगता है कि बहनें इस बात पर एग्री होंगी या फैमिली इस बात पर एग्री? मेरा ख्याल है कि होंगी, क्योंकि ये बातें जो मुझ तक और आप तक पहुंची हैं ना, ये किसी टैसिट अंडरस्टैंडिंग और बैकग्राउंड डिप्लोमेसी के अलावा नहीं आ सकती।
कोई ना कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से बुशरा बीबी की बेटियों और इमरान खान की बहनों को मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। हमने कभी आज तक ये नहीं कहा कि फैमिली को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट के भी खिलाफ है, ये जेल मैनुअल के भी खिलाफ है। मुलाकातें होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बुखारी साहब, सुहेल अफरीदी साहब बार बार आते हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। फिर वो जिस तरह के इंटरव्यूज के अंदर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, उसके ऊपर तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन। इसीलिए तो मिलने नहीं दे रहे उनको, कि ना मिले बगैर उनका ये हाल है। मिल दिए तो वो तो पता नहीं क्या सर पे ताज बांध के आएंगे वहां से और पता नहीं क्या कहेंगे। जबान पर काबू पाना हर सियासतदान का बुनियादी काम है कि वो अपने लफ्ज़ों के बारे में केयरफुल हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो इन्होंने बयानात दिए हुए हैं, ये अभी जो फॉरेन प्रेस आई हुई थी, मुलाकात हुए वहाँ, वो जो केपी के हाउस के अंदर जो मुलाकात हुई है, अब ये बात आप मुझे बताइए कि आप अपना पेट नंगा करते हैं कभी फॉरेन प्रेस के सामने? तो ये हरकतें एक जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने भी की हैं, ये केपी के ने भी की हैं, विच इज़ एम्बेरसिंग फॉर द कंट्री। अब अगर मुल्क को एम्बेरस कराना बहुत बड़ी कारनामा है तो मैं इनको मुबारकबाद देने के लिए तैयार नहीं हूँ इस कारनामे पर। इसकी मजम्मत होनी चाहिए। ठीक है बुखारी साहब, दोनों साइड्स को चाहिए कि एक दूसरे को पॉलिटिकल स्पेस दें और इसको कोई वर्केबल सोल्यूशन निकालें। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ और दहशतगर्दों के खिलाफ, फितना और ख़वारिज के खिलाफ एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है और 17 मई से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर भी 22 ख़वारिज जो हैं उनको हलाक किया गया है। मैं ना अक्सर हवाला देता हूँ हमारे फील्ड मार्शल की कन्वेंशन सेंटर की तकरीर का। आपको याद है उसमें उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के मारेंगे और उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक ये फितना सिरे से गायब नहीं हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इनको खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती। ये पनपे ही सिर्फ इसलिए हैं कि एक ख़ास वक्त में इनको खुली छुट्टी दी गई थी। मैं समझता हूँ कि ये जो ऑपरेशन जारी है, ये अल्टीमेटली इस दहशतगर्दी के फितरे से हमारी जान छुड़ाएगा। एक बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि इसका जब आप लिंक ढूंढते हैं तो वापस जाता है ये कहाँ? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में 2-3 चीज़ें जो हैं वो डोमिनेट करती हैं। एक हिंदुत्व पॉलिसीज़, एक अखंड भारत का ख्वाब और एक मुसलमानों की दुश्मनी। आप देखिए बाबरी मस्जिद का कितना बड़ा इशू था। अल्टीमेटली वहाँ की अदालतें जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई और उनको फैसला करना पड़ा हिंदू जो ख़ास तौर से आरएसएस की पॉलिसीज़ थी उसके आगे, और उन्होंने उसको मंदिर डिक्लेयर कर दिया। अब यही बात एक और मस्जिद के साथ भी हुई है। असल में जो वो असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं, जो वहाँ मुस्लिम लीडर हैं, उनका कहना ये है कि ये इस तरह के फैसले अगर आते रहे तो हर मस्जिद के ऊपर क्लेम आएगा कि ये तो एक मंदिर था। ये मैं समझता हूँ कि ये भारत सरकार को सोचना चाहिए। ये इस तरह वो कहते हैं ना कि जब बात हद से गुजर जाती है तो फिर उसका रिएक्शन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग आता है। तो इससे पहले कि ये किसी मुआशरे को आग लगने का बायस बने, इसके ऊपर गौर व गौस करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी तवक्को मुझे बहुत कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में मुस्लिम दुश्मनी अपनी बदतरीन शक्ल में आज भी मौजूद है। और सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी नहीं, सिखों के साथ क्या हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ एक वक्त में तो चंद साल पहले दर्जनों जो हैं वो गिरजे जो हैं उनको चर्चिस को आग लगा दी गई थी और बेपनाह ईसाई जो हैं वो वहाँ पर कत्ल किए गए थे। दुनियापुर में क्या हो रहा है आप देख लीजिए, वहाँ पर तो कोई स्टेट की रेट है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है। और फिर एक ईस्ट पंजाब जहाँ खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, सिखों के साथ उनका सलूक देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये जो फितने हमें बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं ना हिंदुस्तान में, ये अल्टीमेटली हिंदुस्तान की तकसीम का बायस बनेंगे। बिल्कुल बुखारी साहब। और मीनवाइल भारत जो हमें एक्सट्रीमिस्ट कहता था, हमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहता था, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली प्री पार्टीशन नेम्स जो है इलाकों के, उनको रिवाइव किया जा रहा है। जैसे इस्लामपुरा का नाम क्रिश्चियन नगर कर दिया गया है वापस। जी। तो खुद को सेक्युलर कहने वाला भारत और पाकिस्तान के ऊपर एक्सट्रीमिज्म का इल्जाम लगाता था। उनके सेक्युलरिज्म का जनाजा तो काफी अर्सा पहले निकल के दफन हो चुके हैं, अब तो कई बरसियां भी मनाई जा चुकी हैं उसकी। वो पोस्चर हिंदुस्तान का खत्म हो गया है। हिंदुस्तान में अकलीतों के साथ क्या हो रहा है पूरी दुनिया को पता है, ये कहीं ढकी छुपी बात नहीं है। जी बिल्कुल बुखारी साहब जी। प्रोग्राम का टाइम हो गया है खत्म। सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।